हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। यह क्लास पशु परिचर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन पशु परिचर की दृष्टि में जो पार्ट बी आता है 45 नंबर का पोर्शन, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन करने के प्रयास कर रहे हैं। तो अपन क्लास शुरू करते हैं। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। पशुओं का खुरपका मुंह पका रोग किस कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, एग्रीकल्चर के एग्जाम में, कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में, या फिर पशु परिचर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पशुओं का खुरपका व मुख पका रोग किस कारण होता है? फंगस के कारण, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण या कृमि के कारण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विषाणु के कारण। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अपन इस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजों को कवर करते हुए चलने का प्रयास करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए इस क्लास को। तो इसका सही आंसर हो गया विषाणु। तो एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, विषाणु या वायरस। विषाणु, विषाणु के अगर नाम नहीं है तो आपको याद रखना है विषाणु को ही वायरस कहा जाता है। वी से विषाणु और वी से वायरस। वायरस के द्वारा फैलने वाला यह रोग होता है खुरपका मुखपका। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, खुरपका मुखपका रोग में होता क्या है। इसमें यह पशुओं के जो मुंह वगैरह, मुंह और खुर का जो एरिया है, खुरपका मतलब खुर मतलब पैर का जो एरिया है, और मुख पका मतलब मुंह। तो खुर और मुंह का जो एरिया है उस एरिया में लाल रंग के छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। लाल रंग के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो बाद में फूट जाते हैं। लाल रंग के दाने हो जाते हैं, लाल दाने हो जाते हैं, जो लाल दाने बाद में क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। और फूट जाने के बाद उनमें मवाद या पस भर जाती है। मवाद या पस उसके अंदर भर जाती है, जिससे खुर पका या मुख पका रोग कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट और देखिएगा, यह रोग सामान्यतः किस में होता है? इसका सेंस होगा विषाणु। इसका सेंस क्या होगा? विषाणु या वायरस। यह रोग सामान्यतः किस, कौन से पशुओं में होता है? खुरपका मुखपका। तो याद रखिएगा, भैंस गाय भैंस बकरी भेड़, यह मुख्य रूप से तो इन्हीं में देखने को मिलेगा आपको। गाय भैंस बकरी भेड़, इनमें देखने को मिलेगा। और कभी कभी ये सूअर में भी दिखाई देने को मिल सकता है। तो कभी कभी ये सूअर में भी दिखाई दे सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये सूअर में दिखाई दे सकता है, लेकिन मोस्टली आपको गाय भैंस बकरी और भेड़ में दिखाई देगा। और उसके बाद में पशु में जब वो मवाद बढ़ने लगती है तो पशु में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं वो भी आपको देखना है। पशुओं में क्या क्या बदलाव आने लगते हैं, खुरपका मुखपका से क्या क्या बदलाव आने लगते हैं, पशुओं के अंदर क्या क्या बदलाव आने लगते हैं, वो भी आप नोट करते हुए चलिएगा। तेज बुखार होना होता है उनको, तेज बुखार आता है, तेज बुखार आना शुरू हो जाता है उनको। उसके साथ साथ में वो खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देना छोड़ देते हैं। और साथ में वो लंगड़ा करके चलने लगते हैं, लंगड़ा करके वो लंगड़ाने लगते हैं वो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे उनमें बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके बीमारी की रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसकी बीमारी की रोकथाम के लिए, खुरपका मुखपका की रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। यह टीका कब लगाया जाता है? नवंबर और दिसंबर में। नवंबर और दिसंबर जाड़े के मौसम में यह टीका लगाया जाता है, क्योंकि यह बीमारी भी जाड़े के मौसम में ही आपको देखने को मिलती है। यह खुरपका व मुखपका की बीमारी ज्यादातर जाड़े के मौसम में देखने को मिलती है, और इसके बचाव के लिए टीका भी नवंबर और दिसंबर माह में ही लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका टीका वैसे साल में 2 बार भी लगाया जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। खुरपका मुखपका का टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। पशुओं को साल में 2 बार लगाया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कितनी बार लगाया जाता है? 2 बार लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? नवंबर दिसंबर में। क्या क्या बदलाव होते हैं ये आपको बता चुका हूं। तेज बुखार आना, खाना पीना छोड़ देना, लंगड़ाने लग जाना। और क्या क्या शरीर पे बदलाव दिखाई देते हैं? तो लाल रंग के दाने होते हैं, उसमें मवाद भर जाती है, पस भर जाता है। और मुख्य रूप से किसमें होता है? गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें मुख्य रूप से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन भी, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? गाय से, भैंस से, ऊंट से या मुर्गी से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मुर्गी। रानीखेत बीमारी मुर्गी को होने वाली बीमारी है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रानीखेत बीमारी के अंदर मुर्गी के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं वो अपन देखेंगे। तो ये मुर्गी के अंदर होने वाला रोग है। इस बीमारी को एक और नाम दिया जाता है न्यू कैसल, न्यू कैसल रोग। न्यू कैसल रोग भी इससे ही कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर न्यू कैसल रोग लिखा है तो रानीखेत बीमारी के ऊपर ही बात हो रही है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, मुर्गी के अंदर इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। तो इसके पैर और पंखों में लकवा हो जाता है, मुर्गी के पैर और पंखों में लकवा हो जाता है।
इस बीमारी से। और पीले और हरे रंग के इसको दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। पीले हरे रंग के इसको दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। मुर्गी को पीले हरे रंग के दस्त लगने शुरू हो जाते हैं, बदबूदार दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। और सांस लेने में मुर्गी को तकलीफ होने लग जाती है। मुर्गी को इसमें क्या होने लगता है, सांस में तकलीफ होने लग जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में मुर्गी अपना जो गर्दन है उसको एकदम ढीला छोड़ देगी, लटका के छोड़ देगी और गर्दन को उलट करके अपनी पीठ के ऊपर रखना शुरू कर देगी। इस प्रकार से जैसे ये मुर्गी बैठी है तो वो गर्दन को मोड़ करके अपनी ही पीठ पर रखना शुरू कर देगी। गर्दन को मोड़ करके अपने ही पीठ पर, गर्दन को उल्टा करके अपनी पीठ के ऊपर रखना इसका प्रमुख लक्षण है। और सांस के अंदर उसके सीटी की आवाज सुनाई देने लगेगी। सांस के अंदर उसके सीटी की आवाज सुनाई देने लगेगी। और यह बहुत ही भयंकर बीमारी है, रानीखेत बीमारी है, जो मुर्गियों में फैलने वाली बहुत भयंकर बीमारी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और छोटे चूजों, मुर्गी में भी किसको, छोटे जो चूजे बच्चे होते हैं, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको चूजा कहा जाता है, उनको ये ज्यादा प्रभावित करती है। और इसके रोग कारक के लिए, रोग कारक कौन है, मतलब इसमें रोग को फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है, तो याद रखिएगा पैरामिक्सो वायरस इसमें रोग कारक है। पैरामिक्सो वायरस टाइप 1 का जो वायरस है वो इसमें रोग कारक का वायरस होता है। और अब इसकी रोकथाम के लिए अपन कुछ चीजें देख लेते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे की जाती है। रानीखेत बीमारी, साफ सफाई रखो आसपास में और अच्छी देखभाल करो, उचित आवास दो, उचित भोजन दो, पोषण युक्त भोजन दो। इस प्रकार से उसको, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके इसको रोका जा सकता है। और इसके अलावा उसको टीका लगाया जा सकता है। टीके के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर डिटेल में चर्चा कभी और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बार बार अपन करने का प्रयास करेंगे। तो बताइए, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शारीरिक दशा देखकर, सींगों द्वारा, खुर देखकर या दांत देखकर? तो सबसे अच्छा और सबसे वैज्ञानिक जो तरीका माना गया है वो इसका आंसर होगा दांतों को देख करके पशुओं की आयु को ज्ञात किया जा सकता है। बाकी भी चीजें डिस्कस करेंगे अपन। तो शारीरिक दशा को देख करके भी, जैसे त्वचा, आकार, आकृति, आंखें, इन सब को देख करके भी बताया जा सकता था कि पशुओं की मतलब उम्र क्या होगी। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीका माने तो दांतों को देखकर, सींगों के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा, भैंसों के अंदर सींगों को देख करके आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, आयु का पता किया जा सकता है। खुर देखकर, खुरों के द्वारा भी, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, मतलब पशु की आयु बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके खुर खुरदरे होते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे? खुरदरे होते जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो खुरदरे होंगे तो भी अपन देख करके बता सकते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इन सब में भी सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? दांतों को देख करके। अब दांतों को देख करके कैसे पता किया जा सकता है वो अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो दांत देख करके पशुओं की आयु को ज्ञात किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा दांत देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइलेज में नमी की मात्रा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले साइलेज क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर साइलेज में नमी की मात्रा क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। तो साइलेज में नमी की मात्रा होती है 60 से 70%, 30 से 40%, 10 से 20% या 20 से 25%। तो इसका सही आंसर होगा 60 से 70%। अब बताइएगा, 60 से 70% नमी मतलब मॉइस्चराइजेशन, उसके अंदर पानी की मात्रा ध्यान रखिएगा। नमी मतलब इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी होगी? तो साइलेज क्या होता है? साइलेज सबसे पहले याद रखिएगा, साइलेज ही क्या होता है ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। चारे को साइलेज बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चारा है, चारे को बोला जाता है साइलेज। अब ये चारा संरक्षण की अलग अलग विधियां हैं, जिसमें उसको होता है साइलेज बनाना, हे बनाना। तो इसमें एक विधि होगी इसमें चारा बनाने की विधि में, साइलेज विधि। तो साइलेज कैसे बनाया जाता है? तो साइलेज में नमी की मात्रा तो आपको पता चल चुकी है, 60 से 70% के बीच में होती है। इसमें 65 से 70 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा, जो भोजन से चारा बनाया गया है, उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है वो भी आपको ध्यान रखिए। 30 से 40% साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। और यह किस प्रकार से बनाया जाता है? साइलेज जो चारा है वो किण्वन विधि से बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी विधि से साइलेज चारे का निर्माण किया जाता है? तो किण्वन विधि से इसका निर्माण किया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है? संरक्षित करके दबा दिया जाता है इस चारे को। और यह चारा, सभी तत्व इस चारे में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, रसीलापन मौजूद होता है और किसी भी प्रकार की सड़न इसमें उत्पन्न नहीं होती है। यह आपको ध्यान रखना है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेज चारा किससे बनता है, मतलब कौन सी चीजों से साइलेज चारे का निर्माण किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ज्वार,
ज्वार के जो ज्वार की जो फसल होती है उससे, उसके साथ साथ में मक्का से भी, जई से, ये सब, इनसे साइलेज चारे का निर्माण किया जाता है। ज्वार, मक्का, जई, इनसे उच्च उच्च क्वालिटी का साइलेज चारे का निर्माण किया जाता है। और ये हरे चारे के समान इसमें सभी तत्व मौजूद होते हैं। जो हरा चारा खिलाया जाता है गायों को, भैंसों को, जो हरा चारा खिलाया जाता है उसमें जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो सारे के सारे तत्व इसमें साइलेज चारे के अंदर मौजूद होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साइलेज चारे का इसका सही आंसर हो गया अपने पास में 60 से 70% इसमें साइलेज चारे में नमी मौजूद होती है। और सूखा भाग कितना होता है? तो 30 से 40% इसका सूखा भाग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय तथा भैंस में होने वाले गल घोंटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देखिए, जीवाणु की बात हो रही है तो जीवाणु क्या होता है? जीवाणु होता है बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। अगर इस जगह बैक्टीरिया लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जीवाणु और बैक्टीरिया एक ही चीज है। तो गाय तथा भैंस में होने वाले गल घोंटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? पास्चुरेला, माइकोबैक्टीरियम, बेसिलस या एक्टिनोबैसिलस? तो इसका सही आंसर होगा पास्चुरेला। पास्चुरेला बैक्टीरिया गल घोंटू रोग के लिए जिम्मेदार है। गाय तथा भैंस में होने वाले गल घोंटू रोग के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है, जीवाणु कौन सा है? पास्चुरेला है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इस गल घोंटू रोग को अन्य किस रोग के नाम से जाना जाता है? यह भी आपको ध्यान रखना है। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रोग, ये सारे के सारे रोग बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग गल घोंटू रोग को बोला जाता है। पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है। इस रोग के अंदर क्या होता है? सेम वही प्रक्रिया होती है, तेज बुखार आता है, तकलीफ होती है, गले में सूजन आ जाती है, इस वजह से इसको गल घोंटू बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गले में सूजन देखने को मिलती है, गले में सूजन देखने को मिलती है जिससे पशु की मृत्यु हो जाती है। बाद में क्या हो जाता है? पशु की कई बार मृत्यु हो जाती है, इस वजह से इसको गल घोंटू रोग कहा गया है। गले में सूजन देखने को मिलती है, इस वजह से इसको गल घोंटू कहा गया है। सही आंसर होगा इसका पास्चुरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पशुओं में अरंडी का तेल का उपयोग क्यों किया जाता है? दस्तावर, दर्द निवारक, ज्वर रोधी या प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर बताइए। तो दस्तावर के रूप में इसका उपयोग होता है। पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग दस्तावर मतलब पशुओं के पेट को साफ करने के लिए, पशुओं के पेट को साफ करने के लिए दस्त के रूप में पशुओं को पेट को साफ करना है तो अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है। उनके चारे में, उनके भोजन में अरंडी के तेल को मिला दिया जाता है, जिससे उनका पेट साफ हो जाता है। दस्त के रूप में उनके पेट के अंदर की सफाई हो जाती है, जिसको बोला जाता है दस्तावर। तो पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दस्तावर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय की गर्भावधि होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय की गर्भावधि कितनी होती है? 90 दिन, 150 दिन, 310 दिन या 270 दिन? इसका सही आंसर 270 दिन। गाय की गर्भावधि कितनी होती है? 270 दिन होती है। अब आप देखिएगा, इसको महीनों में कन्वर्ट करके भी देख लीजिएगा साथ में। तो अपन देखते हैं 270 को महीनों में कन्वर्ट कीजिए, 30 में से एक तो सीधा गया, लगभग 9 महीने, 9 महीने और 10 दिन के आसपास होती है। तो आप याद रखिएगा 280 दिन आए चाहे 270 दिन आए, तो आपको दोनों में से 270 से 280 दिन के आसपास होती है। तो 9 महीने और 5 से 7 दिन या 10 दिन के आसपास अपन मान के चलते हैं, तो 9 महीने के आसपास लगभग गाय की गर्भावधि होती है। आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा 270 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा 270 दिन गाय की गर्भावधि होती है। तो 310 दिन किसकी होती है? याद रखिएगा भैंस की। भैंस की गर्भावधि कितनी होती है? 310 दिन। लगभग 10 महीने और 10 दिन के आसपास एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 10 महीने के आसपास हो जाएगा। 10 महीने के आसपास किसकी हो जाएगी? भैंस की। 10 महीने के आसपास हो जाएगी भैंस की गर्भावधि, और 9 महीने के आसपास की हो जाएगी, लगभग 9 महीने के आसपास हो जाएगी गाय की गर्भावधि। गाय की गर्भावधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो लेके आने का। बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? मवेशियों से, मुर्गियों से, भेड़ों से या बकरियों से? तो इसका सही आंसर होगा मुर्गियों से। तो मुर्गियों में फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बर्ड फ्लू, मुर्गियों में होने वाला रोग है। यह भी वायरस से होता है। यह भी कौन से होता है? वायरस से फैलने वाला रोग है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारणतः गाय
भैंस के शरीर का तापमान होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब सामान्य रूप से गाय व भैंस होती है, जब उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होती है, उस दौरान शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 39.6 डिग्री सेल्सियस, 38.68 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 37.6 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान बताइएगा। तो मनुष्य के शरीर का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ मनुष्य का, और स्वस्थ गाय व भैंस का होता है 37.6। तो लगभग मनुष्य के आसपास का तापमान ही आप याद रख सकते हैं। तो आपको इससे दो फैक्ट याद हो जाएंगे, मनुष्य का तापमान 37 और गाय का 37.6 डिग्री सेल्सियस और भैंस का भी 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। गाय में मिल्क फीवर किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क फीवर किस वजह से होता है? कैल्शियम की कमी से, फॉस्फोरस की कमी से, कैल्शियम की अधिकता से, या प्रदूषित पानी के पीने से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम की कमी से। अगर गाय के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उसके मिल्क में फीवर, मतलब मिल्क फीवर बोला जाएगा उसको। उसमें क्या हो जाता है, गाय के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। तो सामान्य से कम तापमान होता है, तो गाय के शरीर का तापमान, शरीर का तापमान तापमान सामान्य से कम हो जाता है। सामान्य जितना होना चाहिए, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, सामान्य कितना होना चाहिए? सामान्य से कम, सामान्य से कम हो जाता है। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं 37.6 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 37.6 डिग्री सेल्सियस चाहिए गाय के शरीर का तापमान। तो अगर 37.6 डिग्री से सामान्य से कम हो जाए तापमान, तो उसमें मिल्क फीवर के अंदर काउंट किया जाता है उसको। तो और ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ये किस वजह से होता है? तो आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ये सीए का मतलब होता है कैल्शियम, ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके साइंस का पोर्शन भी आएगा। तो सीए का मतलब हो गया कैल्शियम, जो अपने शरीर के लिए भी बहुत आवश्यक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की क्या बनी होती है अपने शरीर में? हड्डियां बनी होती है। ये पी का मतलब होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही होगा कैल्शियम की कमी से गाय के अंदर मिल्क फीवर हो जाता है और इसमें शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में और दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।